रेक्टल कैंसर में टीएनटी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। क्या आपने इस ट्रीटमेंट के बारे में सुना है जो रेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट को पूरी तरह से चेंज कर रही है? चलिए आज रेक्टल कैंसर में टीएनटी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के कैंसर्स और उसकी लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। कोलॉन और रेक्टल कैंसर ये मेरा स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टल कैंसर के बारे में और स्पेसिफिकली रेक्टल कैंसर में टीएनटी नाम के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में। ये एक नया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, बट इसने रेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट को पूरी तरह से चेंज कर दिया है और वर्ल्ड वाइड टीएनटी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का जो एक्सेप्टेंस है, जो रेक्टल कैंसर की ट्रीटमेंट में उसका यूटिलिटी है, वो एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे ये रेक्टल कैंसर का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन बनता जा रहा है। तो ये टीएनटी रेजिमेन क्या होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल ट्रीटमेंट, ये किन पेशेंट्स के लिए यूजफुल होता है और इससे पेशेंट को क्या बेनिफिट मिल सकता है, आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि रेक्टल कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है, ये किस एरिया को अफेक्ट करता है और इसमें प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ट्रीटमेंट में। सो रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन, ये बड़ी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा होता है जो हमारे टॉयलेट की जगह होती है, एनस होता है, जिसे हिंदी में हम मलद्वार कहते हैं। इसके ऊपर वाला हिस्सा यानी कि एनस के ऊपर जो 15 सेंटीमीटर्स का जो पार्ट होता है इंटेस्टिन का, इसे हम रेक्टम कहते हैं और जब इस पार्ट में कैंसर हो जाता है तो इसे हम रेक्टल कैंसर कहते हैं। तो ट्रेडिशनली जो रेक्टल कैंसर की ट्रीटमेंट थी वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि जब रेक्टल कैंसर डायग्नोस होता है और ये रेक्टम तक सीमित है, इट इज लोकलाइज्ड डिसीज, तो हम इसकी सर्जरी करते थे और इसके बाद में डिपेंडिंग ऑन द ट्यूमर स्पेसिमेन का जो भी रिपोर्ट आता है उसके बेसिस पर हम इसको कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी देते थे। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज सर्जरी फर्स्ट फॉलोड बाय कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। बट इस ट्रीटमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं। नंबर वन, कि कई बार ट्यूमर जो होता है वो बल्की होता है, बड़ा होता है, तो इस ट्यूमर को निकालने की जो सर्जरी होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और अगर ट्यूमर एनस के पास है तो इसमें परमानेंट कोलोस्टोमी करने का भी रिस्क होता है। सेकंड, कभी कभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिसीज यानी कि बीमारी जो है वो पीछे रह जाती है और ये माइक्रोस्कोपिक बीमारी कई बार सर्जन्स को या जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उनको स्कैन पे नहीं नजर आती है, बिकॉज ये बहुत छोटी होती है, तो सर्जरी से वो रिमूव नहीं कर पाते हैं। और तीसरा और पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोस्ट मेजर सर्जरी कई बार पेशेंट्स कीमोथेरेपी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि पोस्ट सर्जरी फटीग, टायर्डनेस होता है, वीकनेस होता है, तो कीमोथेरेपी देना कई बार पॉसिबल नहीं रहता है, तो कीमोथेरेपी जो है वो रह जाती है और ट्रीटमेंट जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो व्हाट इज टीएनटी? टीएनटी यानी कि हम इस सीक्वेंस को पूरी तरह से फ्लिप कर देते हैं, यानी कि जो भी ट्रीटमेंट बाद में दी जाने वाली है यानी कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन, ये हम सर्जरी के पहले सारी ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो टीएनटी का जो फुल फॉर्म होता है दैट स्टैंड्स फॉर टोटल नियो एडजुवेंट थेरेपी। अभी नियो एडजुवेंट जो है इसका मतलब है कि सर्जरी से पहले दी जाने वाली कोई भी ट्रीटमेंट है उसे हम नियो एडजुवेंट ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, चाहे वो रेडिएशन हो चाहे वो कीमोथेरेपी हो। तो टीएनटी ट्रीटमेंट में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं कि सबसे पहले जब डायग्नोसिस होता है और हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट में हम टीएनटी अप्रोच यूज करने वाले हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि पेशेंट को हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। फिर इस कीमोथेरेपी के अलग अलग रेजिमेन होते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सी दवाइयां यूज की जाने वाली है। केपॉक्स या फिर फोलफॉक्स, ये दो रेजिमेंट्स जो है वो कॉमनली यूज किए जाते हैं और कुछ पेशेंट्स में हम फॉलफिरिनॉक्स नाम का रेजिमेंट भी यूज करते हैं। तो यूजुअली 3 से 4 साइकिल कीमोथेरेपी इसमें दी जाती है और पोस्ट कीमोथेरेपी हम रेडिएशन का यूज भी करते हैं इन पेशेंट्स में कि जो ट्यूमर को, पेल्विस को और उसके बगल में जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं वो सारे लिम्फ नोड्स को हम रेडिएशन देते हैं
और रेडिएशन के साथ साथ पेशेंट कई बार ओरल कीमोथेरेपी लेते हैं जिससे कि रेडिएशन का इफेक्ट को और हम ज्यादा इंटेंसिफाई कर सके। तो इसके बाद में जब कीमोथेरेपी हो जाती है और रेडिएशन हो जाता है तो यूजुअली इस प्रोसेस को 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। तो 3 to 4 मंथ्स के बाद में हम पेशेंट के रिपीट सारे जो टेस्ट है वो फिर से करते हैं, MRI, एंडोस्कोपी, ये सारे टेस्ट करने के बाद में हम रीअसेस करते हैं कि इस ट्रीटमेंट के बाद वो ट्यूमर कितना श्रिंक हो गया है, और श्रिंक होने के बाद में हम इस पेशेंट की सर्जरी फिर उस टाइम पे प्लान कर सकते हैं। अब TNT के बाद में जो सर्जरी होती है वो कई बार अगर परमानेंट कोलोस्टोमी लगने वाली है तो हम उस एरिया को सेव कर पाते हैं, क्योंकि कई बार ट्यूमर जो है वो श्रिंक हो जाता है तो हम नीचे का रास्ता भी स्पेयर कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और एनस को, ऊपर की इंटेस्टाइन को हम जोड़कर नॉर्मल पैसेज को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये सर्जरी लैप्रोस्कोपिक या फिर आजकल जो है अब रोबोटिक तरीके से परफॉर्म करते हैं, और ये काफी सेफ होती है। और कीमो रेडिएशन के बाद में जो सर्जरी की जाती है उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हाउ TNT इज बेनिफिशियल, एक तो जो बीमारी होती है वो कई बार श्रिंक हो जाती है, दूसरा जो है वो सर्जरी जो है वो आसान हो जाती है कई बार, और जितना भी माइक्रोस्कोपिक जो डिसीज होता है जो सर्जरी में हम रिमूव नहीं कर पाते हैं वो पहले ही किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द कीमोथेरेपी एंड द रेडिएशन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट जो है वो सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी को बेटर तरीके से टॉलरेट कर सकते हैं रादर देन सर्जरी के बाद में। तो इन कुछ एस्पेक्ट्स में TNT जो है वो बेनिफिशियल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल इमर्ज हो रही है वो है वेट एंड वॉच ट्रीटमेंट ऑप्शन, जो कि TNT के बाद में बहुत ही पावरफुल और गेम चेंजिंग ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है। कई बार हम ये देखते हैं कि पोस्ट TNT यानी कि TNT ट्रीटमेंट देने के बाद 25 to 30% ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं उनका डिसीज यानी कि उनका ट्यूमर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, यानी कि बॉडी में ट्यूमर विजिबल ही नहीं होता है पोस्ट कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। तो ऐसे केसेस में अगर पेशेंट सर्जरी नहीं अंडरगो करना चाहते हैं तो वी कैन जस्ट कीप देम ऑन अ ऑब्जर्वेशन, यानी कि रेक्टल कैंसर की ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के भी की जा सकती है। ओनली थिंग इज, एक चीज का ध्यान हमको ये रखना है कि इन पेशेंट्स में केयरफुल फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, और अगर ये हमें एट एनी पॉइंट नजर आता है कि ट्यूमर इज ग्रोइंग वंस अगेन तो फिर उस टाइम पे हम इसकी सर्जरी को प्लान कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ साल्वेज सर्जरी। तो पैथोलॉजिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स यानी कि कंप्लीटली डिसअपियरिंग ट्यूमर्स में हम इस वेट एंड वॉच ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर ये इतना पावरफुल ट्रीटमेंट है तो क्या ये सारे पेशेंट्स में यूटिलाइज किया जाना चाहिए? तो नो, द आंसर इज दैट ईच पेशेंट इज अ स्पेशल केस। हम हर केस को इंडिविजुअलाइज करते हैं ट्रीटमेंट को। तो यूजुअली जिन पेशेंट्स के ट्यूमर बल्की होते हैं यानी कि क्लिनिकली T3 या फिर T4 स्टेज में आने वाले जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, या फिर जिन पेशेंट्स में लिम्फ नोड्स ज्यादा बड़े हो गए हैं यानी कि ट्यूमर जो है लिम्फ नोड में भी स्प्रेड हो गया है, इन पेशेंट्स के लिए हम TNT को प्रिफर करते हैं। नंबर 2, अगर ट्यूमर जो है वो एनस के बहुत ही नजदीक है और हम एनस को किसी भी हालत में बचाना चाहते हैं तो इन पेशेंट्स में हम TNT ऑप्शन को ऑफर कर सकते हैं। और तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, यंग पेशेंट, अगर पेशेंट का एज कम है जिसमें कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए क्योर के लिए हम होप कर रहे हैं 15 ईयर्स 20 ईयर्स, तो फिर TNT एक बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट ऑप्शन है। नाउ TNT जो है वो हर जगह पे नहीं ऑफर किया जा सकता है, इसके लिए एक बहुत अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने अभी तक देखा है, इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली सर्जन, इट इन्वॉल्व्स कीमोथेरेपी एक्सपर्ट, इट इन्वॉल्व्स रेडिएशन एक्सपर्ट। तो पूरी की पूरी टीम जो है वो एक साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर टीम वर्क के साथ में जब काम करती है तो TNT जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो अगर आपको रेक्टल कैंसर डायग्नोस हुआ है या फिर अगर आपको TNT ट्रीटमेंट ऑप्शन किसी ने बताया है तो प्लीज रीवॉच दिस वीडियो, और अगर आपके किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को रेक्टल कैंसर है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी। मुझे आपके कमेंट्स का और आपके क्वेरीज का जवाब देने में आनंद होगा, और अगर आपकी हेल्प हो सकती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आपके क्वेरीज लिख सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी फॉर मोर gut related and cancer related content. Thank you very much.